नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। यहाँ से आरएएस में 10 से लेके 15 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। यहाँ आज हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जहाँ पे सवाल ना आता हो। तो आरएएस प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम राष्ट्रपति में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रपति होता कौन है, उसके कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं उसका निर्वाचन कैसे होता है, कौन सा उसका निर्वाचन मंडल होता है, चुनाव का जो मत का मूल्य है वो क्या होता है। इसके अलावा उसका जो त्यागपत्र है वो किसको देता है और कैसे देता है। इसके अलावा एक उसको हटाने की जो प्रक्रिया है जिसको महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। और अंत में हम राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं उन सब शक्तियों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका यहाँ से जो ये टॉपिक है वो आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो उसको कहते हैं राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। आपने एक शब्द सुना होगा, गणतंत्र। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। इस गणतंत्र का मतलब क्या है? इस गणतंत्र का मतलब यही है कि जो भारत का मुखिया है या फिर भारत का जो प्रथम नागरिक है जिसको हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, वो चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से चुनकर आएगा। इस शब्द का मतलब यही है गणतंत्र का मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उस संविधान में आर्टिकल 52 स्टार मार्क कर लेना, अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 53 में क्या है? आर्टिकल 53 में है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक होती है विधायिका और दूसरी होती है कार्यपालिका। विधायिका क्या करती है? संसद में कानून बनाने का काम करती है। और कार्यपालिका क्या करती है? जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका करती है। अब कार्यपालिका में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं सेलेक्टेड और दूसरे होते हैं इलेक्टेड। तो देखो, इलेक्टेड तो कौन होंगे? जो पॉलिटिकल व्यक्ति होता है वो क्या होता है? इलेक्टेड होता है, चुनाव के माध्यम से चुनकर आता है। और जो सेलेक्टेड होता है वो एग्ज़ाम के माध्यम से, यानी कि जैसे कि सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो एग्ज़ाम के माध्यम से वो आते हैं। और इनका काम है कि जो विधायिका ने जो भी कानून बनाए हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाई है, उनको लागू करने का काम है। अब कार्य संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संघ में जैसे जितने भी लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद हैं, तो इनको सबको चुनने में जो राष्ट्रपति हैं उसकी अहम भूमिका रहती है। ठीक है, अब हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 54, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। देखो, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, यह आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल रहता है। आपको पता है कि संसद के दो भाग हैं, एक है लोकसभा और राज्यसभा। वैसे तो 3 भाग हैं, 3 अंग हैं, राष्ट्रपति भी इसी का अंग है। ठीक है, तो 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित का मतलब जो चुनाव के माध्यम से निर्वाचित हुए हैं, तो निर्वाचित सदस्य, क्योंकि 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और दूसरे मनोनीत। ठीक है, तो केवल निर्वाचित की बात होगी यहाँ पे निर्वाचन मंडल। फिर है विधानसभाओं में, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में जितनी भी विधानसभाएं हैं, उन सभी विधानसभाओं की, ध्यान रखना केवल विधानसभाओं की बात चल रही है। ठीक, विधानसभाओं में सभी निर्वाचित सदस्य। फिर है संघ शासित प्रदेशों, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं। जिन राज्यों में क्या है? विधानसभाएं हैं। तो अभी वर्तमान में 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे क्या है? विधानसभाएं, दिल्ली और पुदुचेरी। जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा नहीं है। जब विधानसभा बन जाएगी तब विधानसभा, जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, वह भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल के लिए दिल्ली और पुदुचेरी।
तो ये 3 लोग पार्टिसिपेशन करते हैं निर्वाचन मंडल में। कौन कौन? लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरे होते हैं संघ शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये निर्वाचन मंडल आपसे पूछा जा सकता है। इसमें मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। क्यों शामिल नहीं किया जाता? क्योंकि लॉजिकल है। लॉजिकल इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति ही तो मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति अगर मनोनीत करेगा तो वो अगर उसमें निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे तो वो राष्ट्रपति को फेवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको शामिल नहीं किया जाता। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और आगे देखो, राष्ट्रपति के चुनाव के मत का मूल्य। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति के चुनाव के मत का जो गणना की जाती है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है स्टडी लाइट पे, लगभग 15 मिनट का वीडियो। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको मत की जो गणना है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हम उस मत की गणना नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए आरएएस प्रीलिम्स के लिए। हाँ, हम यहाँ देखेंगे कि ये चुनाव के मत का मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखो कि जो एमएलए, दो लोग होते हैं, एक होता है एमएलए और दूसरा होता है एमपी। एमएलए तो क्या होता है? विधानसभा में, और एमपी कहाँ होता है? संसद में, ठीक है। आपसे ये पूछा जाए कि जो एमएलए के मत का मूल्य है वो किस जनगणना के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, तो वो किया जाता है 1971 की जनगणना के आधार पर। एमएलए के मत का मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। पहले तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि किस राज्य के एमएलए का मूल्य है वो सबसे अधिक है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के एक एमएलए का मूल्य सबसे अधिक है। कितना है? 208 सबसे अधिक है। और कितना है? 208, ये याद रखना। फिर आपको याद रखना है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसलिए राजस्थान के लिए तो आपको याद रखना है। तो राजस्थान राज्य के एक एमएलए का जो मूल्य है वो है 129। कितना है? 129, याद कर लेना, 129। फिर तीसरा आपको इसलिए याद रखना है, सिक्किम राज्य के एक एमएलए का मूल्य है 7, जो कि सबसे कम है। सबसे अधिक, सबसे कम और राजस्थान, ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है एमएलए में। उत्तर प्रदेश 208, राजस्थान 129, सिक्किम 7, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक, सिक्किम सबसे कम, याद हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं एमपी के मत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मत का मूल्य। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में एक एमपी के मत का मूल्य 700 है। वर्तमान में एक एमपी के मत का मूल्य है 700 है, और ये फिक्स है, याद रखना, फिक्स है। तो एमपी का मूल्य 700, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मत का मूल्य कितना कितना होता है। और आपको अगर प्रोसेस पूरा देखना है कि किस प्रकार से जो एक राष्ट्रपति है उसका चुनाव होता है, तो आप वो 15 मिनट का वीडियो देख लेना, एक बार सर्च कर लेना प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति स्टडी लाइट, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें एनिमेटेड रूप में मैंने समझाया है। फिर है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या है? निर्वाचन पद्धति का उल्लेख। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति हैं उसका जो इलेक्शन होगा उसके बारे में ये बताया गया कि किस प्रकार से वो होगा। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस प्रकार से होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। ये जो प्रोसेस है ये भी आपको उस वीडियो में समझ में आ जाएगा। अब देखो, उम्मीदवार को जीत के लिए 50% प्लस 1 मत की आवश्यकता होती है। जिस उम्मीदवार को क्या है 50% प्लस 1 मत मिल जाता है। अब मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको एकल संक्रमणीय मत। मान लीजिए 3 कैंडिडेट है, 1 और 2 और 3। अब क्या करते हैं, जो भी चुनाव निर्वाचन मंडल में जो लोग शामिल होते हैं वो क्या करते हैं, ये 3 कैंडिडेट है तो तीनों कैंडिडेटों को एक बैलेट पेपर होता है। उस बैलेट पेपर पे क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। प्रेफरेंस का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई राम नाम का कोई मेंबर है, वो राम नाम का मेंबर अपने बैलेट पेपर में क्या लिखेगा, मान लीजिए उसने सीक्वेंस लिखी कि मैं चाहता हूँ कि पहले 1 नंबर वाला बन जाए, अगर 1 नंबर वाला ना बने तो 2 वाला बन जाए, अगर 2 वाला भी ना बने तो 3 वाला बन जाए, ठीक है। फिर मान लीजिए राम के बाद में कोई श्याम नाम का कैंडिडेट है, उसने ये कहा कि भाई मैं तो चाहता हूँ कि पहले 2 नंबर वाला बन जाए, फिर यदि अगर 2 वाला ना बने तो 3 वाला बन जाए, और 3 वाला भी ना बने तो 1 वाला बन जाए। फिर ऐसे फिर कोई आता है, मान लीजिए कोई चिंकू नाम का
ठीक है, चिंकू नाम का आता है मेंबर, और यहाँ पे मान लीजिए वो बोलता है कि नहीं मैं तो तीसरे को पहले बनाऊंगा, फिर पहले को बनाऊंगा, अगर नहीं बनता है तो दूसरे को। इस प्रकार से सभी कैंडिडेट क्या करते हैं, चुनाव बैलेट पेपर के ऊपर अपना प्रेफरेंस लिखते हैं और एक पेटी रहती है उस पेटी में डाल देते हैं। फिर इनकी गणना होती है। ठीक है, गणना होने के बाद में क्या करते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए किसी को भी 50% क्या नहीं मिला, वो नहीं मिला, मत नहीं मिला। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, जो अंतिम कैंडिडेट है कि मान लीजिए एक को मिल गया 40%, दूसरे को मान 42% और बाकी का कितना बच गया 18%, तो 18% तीसरे को मिल गया, तो इसको बाहर कर देंगे। अब क्या करेंगे कि इसको बाहर करने के बाद में इसके जो मूल्य थे, यानी जो दूसरे नंबर पर थे, जो दूसरा जिसका प्रेफरेंस था उसको डाल देंगे। मान लीजिए कि दूसरे प्रेफरेंस में इसमें डाल दिया, दूसरे प्रेफरेंस में मान लीजिए 10% इसका था, तो ये हो गया 52% और बाकी 8% इसमें डाल दिए 48%। तो अब 50% से ज़्यादा कौन हो गया, ये हो गया। तो ये जो सेकंड वाला कैंडिडेट है इसको विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये एकल संक्रमणीय मत के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आई होप कि आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। व्हिप जारी का मतलब यह है कि व्हिप का मतलब क्या होता है, व्हिप का मतलब होता है जैसे हर एक पार्टी होती है, उस हर एक पार्टी में क्या होता है, व्हिप का मतलब मॉनिटर। ये समझ लो स्कूल में जैसे मॉनिटर हुआ करता था वैसे ही व्हिप हुआ करता है। तो वो व्हिप क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये कोई पार्टी है तो इस पार्टी के जो सदस्य हैं उनको सदन में उपस्थित रखने का जो भी काम है वो उस व्हिप का होगा, उस व्यक्ति होगा। मॉनिटर भी तो यही काम करता है। ठीक है, तो उसी को व्हिप बोलते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं किया जाता या व्हिप नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 56। इस अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो शपथ ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का त्यागपत्र, यानी राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको दे सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र। उपराष्ट्रपति का पद यदि रिक्त होता है, यानी उपराष्ट्रपति हो ही ना तो सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको क्या देंगे, त्यागपत्र देंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ, यानी कि देखो सबसे पहले उपराष्ट्रपति को देंगे, यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो फिर किसको देंगे, CJI को देंगे, और CJI भी नहीं हो तो जो वरिष्ठ सदस्य हैं किसका, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उसको देंगे। ठीक है, त्यागपत्र, और मान लिया वरिष्ठ न्यायाधीश भी ना हो तो उससे जो नीचे वाले होंगे उनको देंगे। ठीक है, त्यागपत्र किसी को भी दे लेकिन त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के नाम से ही संबोधित होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि उपराष्ट्रपति को देते हैं तो भी उपराष्ट्रपति के नाम से, यदि वो CJI को देते हैं या फिर वरिष्ठ न्यायाधीश को देते हैं तो भी जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति के नाम से ही दिया जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के नाम से दिया जाएगा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। देखो अनुच्छेद 57 में क्या है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, याद रखना है, स्टार मार्क कर लो। क्यों स्टार मार्क कर लो, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है कितनी बार भी बन सकता है, लेकिन अमेरिका में ये रूल है कि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो कंपैरिजन में याद रखना, क्योंकि कई बार कंपैरिजन में क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट बना देते हैं कि भारत का राष्ट्रपति 2 बार बन सकता है, अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, तो उल्टा हो गया ना, मिसमैच कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यताओं का उल्लेख है कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो वो योग्यताएं क्या क्या हैं, सबसे पहला तो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भारत का यदि वह नागरिक नहीं है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है, उसको भारत के, हाँ लेकिन याद रखना, मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे देश से आता है और दूसरे देश से आके क्या है, उसने नागरिकता ग्रहण कर ली भारत की, तो वो भारत का नागरिक होगा तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में है कि उसका जन्म ही अमेरिका में हुआ हो तभी राष्ट्रपति बन सकता है। हाँ, भले ही चाहिए उसने दूसरे देश से आकर नागरिकता ग्रहण कर लियो तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, जन्म राष्ट्रपति अमेरिका में होना चाहिए। फिर है 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो उसकी,
वह लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने हेतु योग्य हो। ठीक है। फिर है संघ या राज्य सरकारों या स्थानीय अथवा सार्वजनिक प्राधिकरणों में लाभ के पद पर न हो। तो ये 4 योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। भारत का नागरिक, 35 वर्ष आयु, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, संघ व राज्य सरकारों या स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में लाभ के पद पर न हो। ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनकी योग्यताएं होगी। इसके बाद में है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति पद की शर्तों का उल्लेख। राष्ट्रपति बनने के लिए जो पद हैं उस पद की क्या क्या शर्तें हैं वो हैं अनुच्छेद 59 में। फिर है अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति की शपथ का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 60 में। शपथ कौन दिलवाएगा राष्ट्रपति को? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, यानी कि CJI के द्वारा। इसमें कहा जाता है कि ईश्वर या सत्यनिष्ठा की श्रद्धापूर्वक पद का कार्यपालन करूंगा, राष्ट्रपति ये बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि संविधान व विधि का संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करूंगा। और फिर है भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में मैं क्या रहूँगा? प्रयासरत रहूँगा हमेशा। ठीक है, निरत रहूँगा। फिर आता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि महाअभियोग जो कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख की बात करें तो देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि जो महाभियोग है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, हाफ जुडिशियल प्रोसेस। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण संविधान का अतिक्रमण ना हो, इसलिए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रक्रिया है उसको। सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस भेजने के 14 दिन बाद ही सदन में महाभियोग प्रक्रिया प्रस्ताव शुरू हो सकती है। ठीक है, इनकी कहने का मतलब है यदि राष्ट्रपति को हटाना है 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी पड़ेगी और उसके बाद में ही वो प्रक्रिया शुरू हो सकेगी संसद में। संसद का पहला सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगाता है तथा उसी सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित करता है। सबसे पहले तो ये याद रखो कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर उस सदन में लाया गया है, पहले 14 दिन का नोटिस भी देना पड़ता है, फिर उस सदन में क्या करना पड़ता है? 2/3 बहुमत से उस महाभियोग को क्या करना पड़ता है? पारित करवाना पड़ता है। पारित करवाने के बाद में संसद का जो दूसरा सदन है, सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करता है। उसने जांच की और दूसरा सदन भी यदि आरोपों की जांच सही पाता है और 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देता है तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो गया, तब राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है या स्वयं हटना पड़ता है। तो ये प्रोसेस रहता है। दोनों सदनों, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो। मैंने आपको जब निर्वाचन मंडल पढ़ाया था, निर्वाचन मंडल में केवल कौन थे? केवल निर्वाचित सदस्य थे। लेकिन याद रखना, हटाने में निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं। हटाने में क्या होते हैं? निर्वाचित भी होते हैं प्लस मनोनीत भी होते हैं। निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों होते हैं किसमें? महाभियोग की प्रक्रिया में, यानी हटाने की प्रक्रिया। तो ये हो गया हमारा महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है? सबसे पहले 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को देना है। फिर जिस भी सदन में ये आता है प्रक्रिया शुरू होती है, उस सदन में 2/3 बहुमत से उसको पारित करना पड़ता है। पारित हो गया तो फिर दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में उसके आरोपों की जांच होगी। जांच होने के बाद में 2/3 बहुमत से यदि पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। और इस प्रक्रिया में दोनों सदनों यानी लोकसभा व राज्य, हाँ एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे जब हम निर्वाचन मंडल पढ़ रहे तो एक चीज़ और थी, जो विधानमंडल और जो यूटीज़ की विधानसभाएं थी ना, उनके भी थे, लेकिन यहाँ पे वो शामिल नहीं होंगे। केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य शामिल होंगे। किसमें? इसमें निर्वाचित प्लस मनोनीत, यानी हटाने की प्रक्रिया में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52 में क्या, 62 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। देखो, टेक्निकली तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन 5 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आपको ऑप्शन में यदि कार्यकाल पूछा जाता है तो 5 वर्ष ही करना है, लेकिन टेक्निकली हो सकता है। क्यों? मान लीजिए 5 साल हो गया, अब 5 साल के बाद में
अभी चुनाव हुआ है लेकिन राष्ट्रपति चुनाव नहीं किया, ठीक है, 1 महीना हो गया राष्ट्रपति चुनने में, तो 5 महीना प्लस 5 वर्ष प्लस 1 महीना राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया ना, क्योंकि जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बनेगा तब तक वो अपना पद नहीं छोड़ता है। कहने का मतलब यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता तो वर्तमान राष्ट्रपति ही अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाने तक अपना पद बना रहेगा या पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग आदि के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। ये कंडीशन है कि यदि त्यागपत्र, मृत्यु या महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव होकर नया राष्ट्रपति बनना अति आवश्यक है। तो आई होप कि यहाँ तक जो भी हमने डिस्कशन किया है राष्ट्रपति के बारे में वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर इसके बाद में आर्टिकल है, आर्टिकल 74, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो मंत्री परिषद हैं राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए वो किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 74 में मेंशन है, जिसका प्रमुख कौन रहता है, प्रधानमंत्री रहता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी डिटेल में। फिर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 74 में ये जोड़ा गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। इससे पहले ये सुविधा नहीं थी कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति अपनी विवेकाधिकार के आधार पर कार्य कर सकता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। चुनाव की अधिसूचना की बात करें तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा। लोकसभा तथा राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं या सभापति हैं उनके चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति करता है। फिर है विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के जो चुनाव हैं उनकी अधिसूचना कौन जारी करता है, तो राज्यपाल जारी करता है। तो ये जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन बन सकता है। वर्तमान में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। यानी यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो जो भी व्यक्ति खड़ा हो रहा है उसके लिए 50 तो प्रस्तावक होनी चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, यानी 50 लोग सहमत होने चाहिए और 50 ही उस पर साइन करने चाहिए। 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक तथा 10 अनुमोदक थे, लेकिन 1997 के बाद में कितने कर दिए, 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक कर दिए। वर्तमान में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होना आवश्यक है। राष्ट्रपति के लिए 50-50 और उपराष्ट्रपति के लिए 20-20। इसके अलावा है कि वर्तमान में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों की उम्मीदवारी के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये जमा करवानी पड़ती है, ठीक है, किसके पास, चुनाव आयोग या फिर रिजर्व बैंक के पास में। और जो व्यक्ति चुनाव हार जाता है तो उसकी जो राशि है 15,000 रुपये वो क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है, यानी वापस नहीं मिलती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। 10 प्रकार के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, इसके अलावा हम बात करेंगे जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं उनके बारे में। फिर हम बात करेंगे कूटनीतिक शक्तियों, सैन्य शक्तियों, आपातकालीन शक्तियों, निषेधाकारी शक्तियों या फिर वीटो शक्तियों, समाधान शक्तियों, और अंत में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में। तो इन शक्तियों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में। निहित होने का मतलब है कि राष्ट्रपति जो भी संघ कार्यपालिका के जो मेंबर होंगे उनकी नियुक्ति करेगा। किस किस की, सबसे पहले नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की, फिर करेगा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, और जिन मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा वह मंत्री प्रसाद पर्यंत रहेंगे, प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे राष्ट्रपति की। अब मान लीजिए राष्ट्रपति अगर किसी मंत्री को हटा देता है तो उसकी जांच की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये भी याद रखना, ठीक है। फिर है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं प्रशासकों, यानी कि जो भी उपराज्यपाल और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, यूटीज में राष्ट्रपति।
फिर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम केग के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा केग की रिपोर्ट भी आती है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर अनुच्छेद 263, स्टार मार्क करना। अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 263 में, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद। फिर है अनेक आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति, लाइक जैसे कि संवैधानिक आयोग है, इसके अलावा वैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग। संवैधानिक का मतलब जो संविधान में पहले से मेंशन है, वैधानिक का मतलब किसी कानून के द्वारा संविधान में डाला गया है। तो उन आयोगों के अध्यक्षों व सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये थी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति की। अगली हमारी जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो हैं विधायी शक्तियाँ, ठीक है, यानी कि कानूनी शक्तियाँ। सबसे पहले तो ये याद रखना, स्वयं संसद का भाग है। आपको पता होगा कि संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो स्वयं संसद का भाग है। संसद के सत्र को आहूत करना एवं सत्र अवसान करना, ये किसका काम है? राष्ट्रपति का। तीसरा है कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है लोकसभा का, ठीक है। उस 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। फिर है राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत। 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों, लोकसभा व राज्यसभा में अभिभाषण, जैसे कि आम चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रतिवर्ष पहले सत्र में अभिभाषण कौन देता है? राष्ट्रपति। आगे है सांसदों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर, ठीक है। फिर है विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर किया जाता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। मान लीजिए सबसे पहले लोकसभा से पास हुआ कोई विधेयक, फिर राज्यसभा से, फिर अंत में साइन होने के लिए किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास में जाता है। अब राष्ट्रपति के पास में 3 विकल्प है उस कानून को लेकर, या तो वो सहमति दे दें, इनकी साइन कर दें तो वो कानून बन जाएगा, या फिर सहमति को रोक देना या अस्वीकार कर देना, तो फिर से उस पर चर्चा होगी और फिर से जो राष्ट्रपति है उनको भेजा जाएगा, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। तो ये 3 विकल्प रहते हैं राष्ट्रपति के पास में किसी विधेयक को लेकर। नेक्स्ट है राज्यपाल तथा विधानमंडल के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। यानी मान लीजिए कोई राज्य है, जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में जो राज्यपाल है वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकते हैं? आरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति इस विधेयक को अनेक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। देखो, जो संसद का कानून है उसको केवल एक बार भेज सकता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्य विधानमंडलों का जो विधेयक है उसको जो राष्ट्रपति हैं वो कितने बार भी वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन जो संसद का कानून है उसको केवल एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है याद रखना, ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। जबकि संसद विधेयक को राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना, आपको यहाँ से सवाल मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों राज्यसभा व लोकसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन करता है? राष्ट्रपति। ये भी इंपॉर्टेंट है, संसद के दोनों सदनों राज्यसभा व लोकसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद, यानी 2 है, एक है धन विधेयक और एक है नए राज्यों के गठन से संबंधित विधेयक। ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं। और इसीलिए याद रखना कि धन विधेयक या नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि उनकी पूर्वानुमति से ही तो संसद में पेश किया गया था, तो पुनर्विचार के लिए क्यों भेजेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ही अधिनियम बनता है, यानी कि कोई भी चाहे अधिनियम हो, पहले लोकसभा मतलब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी पहले यहाँ से पारित हो गया तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा तब तक वो अधिनियम नहीं बनेगा। राष्ट्रपति अगर साइन कर देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। संघ शासित प्रदेशों में शांति, विकास और सुशासन के लिए नियम और विनियम बनाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। लाइक जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पर नियम और विनियम बनाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रतिवेदनों मतलब रिपोर्ट्स को संसद के समक्ष रखवाता है राष्ट्रपति। लोक सेवा आयोग रिपोर्ट यानी यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग की जो रिपोर्ट है
उसको संसद में रखवाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। नियंत्रक के मालिका परीक्षक का प्रतिवेदन रखवाने का काम भी राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का प्रतिवेदन रखवाने का काम भी राष्ट्रपति करता है। तो ये थी विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति की। अगली हमारी शक्तियाँ आती है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। ठीक है, प्रतिवर्ष बजट राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाता है। जब भी बजट पेश किया जाएगा वो राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाएगा, लेकिन बजट पेश कौन करेगा? जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो। ठीक है, लेकिन पेश किसकी तरफ से किया जाएगा? राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाएगा। पूर्वानुमति से ही धन विधेयक पेश किया जाता है राष्ट्रपति की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश, यानी अनुदान का मतलब है कि जो भारत की संचित निधि है, भारत की जो संचित निधि है वहाँ से यदि पैसा निकालना है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के अधीन 500 करोड़ रुपए की आकस्मिक निधि, जिसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड, 500 करोड़ रुपए की आकस्मिक निधि रहती है, जिससे कि जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए कहीं पे जैसे फ्लड आ गया तो उस फ्लड के लिए कुछ पैसा चाहिए तो वो 500 करोड़ रुपए की जो आकस्मिक निधि है वहाँ से पैसे दे सकता है। ठीक, उसके बाद में वापस वहाँ पे पैसे फिल करने होते हैं। ठीक, तो ये थी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। नेक्स्ट आती हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति का काम है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना भी राष्ट्रपति का काम है। और क्षमा करने की शक्तियाँ, ये हैं न्यायिक शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय हो या चाहे उच्च न्यायालय हो, यानी सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा क्षमा करने की शक्ति, अभी आगे हम पढ़ने वाले ये क्षमा करने की शक्ति क्या है? तो क्षमा करने यानी किसी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति किसकी है? राष्ट्रपति की। नेक्स्ट है कूटनीति, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ। देखो, कूटनीतिक शक्तियों का मतलब ये है कि मान लीजिए दो देश हैं और उन दो देशों के बीच में कोई भी संधि होती है या कोई भी समझौता होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा। लेकिन राष्ट्रपति अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी संधि होगी या समझौता होगा, पहले उसका संसद के द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। उसके बाद में ही उन देशों के बीच में कोई संधि या समझौता हो सकता है। तो कूटनीतिक शक्तियों में भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। अन्य देशों में हमारे राजदूत यानी कि एम्बेसडर और उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब देखो, यहाँ पे दो चीज़ है, एक है राजदूत और दूसरा है उच्चायुक्त। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपने एक नाम सुना होगा, राष्ट्रमंडल। देखो, राष्ट्रमंडल जो समूह है वो कौन सा समूह है? कि जो देश पहले ब्रिटेन के अंडर में रहे हैं उन देशों का समूह है राष्ट्रमंडल। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये दोनों ही क्या है? ब्रिटेन के अंडर में रहे हैं, यानी कि ये दोनों ही क्या है? राष्ट्रमंडल के समूह में शामिल है। अब मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया ने हमारे यहाँ एम्बेसी खोली तो उसको बोलेंगे हाई कमीशन। वैसे ही इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में खोली तो उसको बोलेंगे हाई कमीशन। यानी राष्ट्रमंडल के देशों में यदि खोली जाती है तो उसको हाई कमीशन का नाम दिया जाता है। अब मान लीजिए इंडिया और अमेरिका है तो अमेरिका भी वैसे रहा है ब्रिटेन के अंडर में, लेकिन वो राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। तो अमेरिका में खोलेंगे तो उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? उसको एम्बेसी बोलेंगे। ठीक है, एम्बेसी बोलेंगे। तो बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों चीज़ें सेम है। अन्य देशों से आने वाले राजदूतों तथा उच्चायुक्तों का स्वागत भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये थी राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ। फिर हैं अगली राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। तीनों सेनाओं का, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या रहता है? कमांडर रहता है। युद्ध करने की एवं युद्ध विराम करने की घोषणा राष्ट्रपति करता है। युद्ध करने की एवं युद्ध विराम करने की घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन संसद से अनुमोदन आवश्यक है। युद्ध करना और युद्ध विराम करना, इन दोनों की जो अनुमोदन है वो संसद से लेना पड़ता है पहले राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। पहली होती है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 में मेंशन है। यदि पूरे देश में आपातकाल लगाना है तो वो 352 के तहत लगाया जाता है। फिर है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत होता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत होता है। तो ये तीनों आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। इन तीनों में क्या है? आपात की उद्घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है,
आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। वीटो शक्तियाँ भी 3 प्रकार की होती हैं। पहली है वो है अत्यंतिक वीटो, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो। देखो इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब ये होता है कि कोई अधिनियम है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो गया, अब वो राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए, तभी वो अधिनियम बनता है। तो राष्ट्रपति यदि विधेयक को अस्वीकार कर देता है तो इसको बोलते हैं अत्यंतिक वीटो। ये राष्ट्रपति की शक्ति है और ऐसा केवल 2 बार हुआ है अभी तक, ऐसा केवल 2 बार हुआ है, यानी विधेयक को अस्वीकार केवल राष्ट्रपति ने 2 ही बार किया है, तो इसको बोलेंगे अत्यंतिक वीटो। दूसरी जो वीटो है वो है निलंबनकारी वीटो, यानी कि सस्पेंसिव वीटो। इसमें क्या है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजा जाता है। मैंने आपको बताया था कि यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन केवल एक बार। संसद का यदि अधिनियम है तो केवल एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन यदि विधानमंडल हैं राज्यों के, उनके यदि अधिनियम है तो उनको पुनर्विचार के लिए कितनी बार भी लौटा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि संसद का जो अधिनियम है केवल एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और अभी तक इसका केवल एक बार प्रयोग किया गया है। धन विधेयक के मामले में ये सुविधा नहीं है, यानी निलंबनकारी वीटो धन विधेयक में नहीं जारी किया जा सकता। क्यों? क्योंकि धन विधेयक तो पहले ही मतलब पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है राष्ट्रपति की। इसके बाद में तीसरा जो वीटो है वो है पॉकेट वीटो। नाम से ही पता है कि पॉकेट में डाल लेना है, यानी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास में रख लेना ही क्या है, पॉकेट वीटो है। अभी तक इसका केवल एक बार प्रयोग किया गया है। तो अत्यंतिक वीटो का 2 बार, निलंबनकारी वीटो का 1 बार और पॉकेट वीटो का 1 बार उपयोग किया गया है। तो ये थी राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कौन सी, वीटो शक्तियाँ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ। ठीक है, समाधान शक्तियों की बात करें तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ हैं। यदि यहाँ पर हम राज्यपाल की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र में होता है उसी प्रकार राज्यपाल राज्य में होता है, तो राज्यपाल के लिए 161 आर्टिकल 161 में ये क्या है, समाधान की शक्तियाँ। लेकिन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा। क्या डिफरेंस है, देखो समाधान की शक्ति की बात करें तो संघीय कानून के उल्लंघन पर यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया गया हो तो उसमें राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो उसको क्षमा कर सकता है। ठीक है, क्षमा कर सकता है। सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड में भी क्या है, राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। यानी सैन्य के मामले में क्या नहीं कर सकता, राज्यपाल के पास अधिकार नहीं है। और मृत्युदंड के मामले में क्या कर सकता है, राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की क्षमा करने वाली शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास में। लेकिन याद रखना कि सैन्य शक्तियों की जो भी शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास में नहीं। अब राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों की बात करते हैं तो 5 प्रकार की होती है और राज्यपाल के पास भी 5 होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो क्षमा का मतलब होता है पार्डन, जिसको हम बोलते हैं ना पार्डन करना। तो किसी व्यक्ति को पूर्णतः, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा सुनाई गई और उसको पूर्णतः माफ कर दिया राष्ट्रपति ने, तो इसको बोलेंगे क्षमा करना या पार्डन करना। फिर है लघु कर, जैसे लघु मतलब सजा को कम करना, लाइक जैसे कि 10 साल की सजा दी और उसको 5 साल कर दिया, यानी सजा की प्रकृति को बदल देना ही क्या कहलाता है, लघु कर कहलाता है। फिर है परिहार यानी रिमिशन का मतलब सजा की अवधि को कम करना। देखो लघु कर में भी, ये मैंने गलत बता दिया आपको कि जो लघु कर था उसमें ऐसे हैं, मान लीजिए जैसे किसी को फांसी की सजा दी और उस फांसी की सजा को 10 साल में बदल दिया, तो ये प्रकृति बदल गई ना, पहले फांसी की सजा दी अब 10 साल में चेंज कर दिया, तो वो होगा लघु कर। जबकि जो 10 साल से 5 साल करने का जो कार्यक्रम है वो किस में रहता है, परिहार में रहता है, यानी कि रिमिशन में रहता है। ठीक है, तो यानी सजा की अवधि किस में कम होगी, परिहार में। ठीक है, फिर है विराम यानी कि रेस्पाइट, सजा की प्रकृति तथा सजा की अवधि दोनों को बदल देना ही क्या कहलाता है, विराम कहलाता है। कहने का मतलब है फांसी की सजा थी, उसको फांसी की सजा से 10 साल और 10 साल से कर दिया 5 साल, तो इसको बोलते हैं विराम करना। ठीक है, फिर है पर विलंब मतलब रिप्राइव का मतलब होता है सजा पर अस्थायी रोक लगा देना। प्रयोग सामान्यतः मृत्युदंड की सजा पे किया जाता है। मान लीजिए किसी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और उसके लिए उसको अस्थायी समय के लिए अगर राष्ट्रपति को रोकना है तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा, पर विलंब का इस्तेमाल करेगा। तो ये समाधान की शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास, और राज्यपाल के पास भी यही शक्तियाँ हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 72 है समाधान की शक्तियों के लिए, वैसे आर्टिकल 161 है राज्यपाल के लिए। नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति की समाधान शक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय। अब क्षमा तो कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ
इसमें निर्णय भी दिया क्या, प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से। राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा नहीं कर सकता, वो क्षमा कब करेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की परामर्श के बाद में। कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है कि किस कारण से उसको क्षमा किया गया है। कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्षमा कर देता है राष्ट्रपति, तो उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। निर्णय स्वेच्छाकारी, विवेक रहित, दुर्भावना या भेदभावपूर्ण है तो इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना कि स्वेच्छारी, विवेक रहित, दुर्भावना या भेदभावपूर्ण है तो उसकी न्यायिक समीक्षा जरूर की जा सकती है, और बाकी मामलों में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। एक बार दया याचिका खारिज हो जाती है तो दया याचिका को पुनः नहीं भेजा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट में यदि एक बार दया याचिका भेजी किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए, और यदि वह दया याचिका खारिज हो जाती है तो पुनः नहीं भेजा जा सकता। ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय थे समाधान की शक्तियों के मामले में। नेक्स्ट आती है हमारी राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। अध्यादेश ये अंतिम शक्ति है, ठीक है। अध्यादेश एक अस्थायी कानून है, अध्यादेश एक अस्थायी कानून है और राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख। संसद एक या दोनों सदन सत्र में नहीं होने की स्थिति में, और ये अध्यादेश कब होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह होती है, 6 महीने प्लस 6 सप्ताह। अध्यादेश की जो अधिकतम समय अवधि वो 6 महीने और 6 सप्ताह है होती है। उसके बाद में लोकसभा राज्यसभा के द्वारा दोबारा कानून पेश किया जाता है। दोनों सत्र में हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। स्टार मार्क कर लेना, यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सत्र में हो, दोनों ही सदन सत्र में हो तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। सामान्य अधिनियम या कानून की तरह ही होता है, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित करने के बाद में जो राष्ट्रपति साइन करने पर अधिनियम बनता है, वैसे ही अधिनियम अध्यादेश के द्वारा भी जो बनाया जाता है उसको भी उतनी ही वैलिडेशन है। अध्यादेश से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। स्टार मार्क कर लेना, केवल जो सामान्य कानून है वही अध्यादेश के द्वारा बनाए जाते हैं, संविधान में संशोधन नहीं किया जाता। दोनों सदनों के सत्र आरंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक अध्यादेश अस्तित्व में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। संसद अध्यादेश को समाप्त कर सकती है, संसद के पास ये अधिकार है। अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारणों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, और ये एडिशन किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978। यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले क्या था कि राष्ट्रपति ने यदि अध्यादेश जारी कर दिया तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से ये कर दिया गया कि यदि तात्कालिक कारणों से यदि अध्यादेश जारी किया गया राष्ट्रपति के द्वारा तो उसकी जांच हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये था हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने हर एक पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर कर दिया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।